दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अंतर विरोध अब खुलकर सामने दिखाई देने लगे हैं। कहाँ एक दौर था, नरेंद्र मोदी की सत्ता का शुरुआती दौर, जिस दौर में एक इंटरव्यू देने के लिए भाजपा नेताओं को आला कमान के आदेश की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। दिल्ली की सत्ता में आला कमान की इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। वो दौर भी इस देश ने देखा है कि जीन्स पहनकर निकलने वाले मंत्री को सत्ता के बहुत बड़े पावर सेंटर से फोन आता है कि इस प्रकार का गेटअप सही नहीं है। उस भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब हालात बने हुए हैं कि 70 सीटों पर हमारी जाति के कैंडिडेट, हमारी जाति के वोटर कैंडिडेट को चुनाव जिता और हरा सकते हैं। ये टीवी इंटरव्यू में भाजपा के सांसद कह रहे हैं। भाजपा के सांसद, एक सांसद दूसरे सांसद को कह रहे हैं कि मिस इंफॉर्मेशन यानी गलत इंफॉर्मेशन देता है और एक तरह से संसद और सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के इस रिफ्ट के बीच में जब डिनर कैंसिल हो जाता है, पहले जेपी नड्डा का, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वही डिनर जिसका जिक्र मैंने कल आपके सामने किया था कि प्रधानमंत्री 8 तारीख को डिनर देने वाले हैं, और देर रात होते होते खबर आ जाती है कि वो डिनर अब नहीं होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के पहले होने वाले सांसदों के सम्मान में दिए जाने वाले 2 डिनर जब कैंसिल कर दिए जाते हैं तो उस समय अब सबको अंदाजा होने लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जब सांसदों को यह कहा जाए कि एक खास तरह की टोपी पहनकर आना है और सभी सांसद उस आदेश का पालन करते हुए नजर आए। हालात बदल चुके हैं, साल बदल चुका है। नरेंद्र मोदी की सत्ता अब बैसाखियों वाली सत्ता हो चुकी है। 56 इंच की छाती, 400 पार का नारा, ये सब एक झटके में जनता ने बिखेर दिया है। और इन सब के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी क्या हुई, औपचारिक रूप से लोकसभा को विपक्ष का नेता क्या मिला, आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा प्री पोल अलायंस लोकसभा में जीत कर क्या पहुंचा, वैकल्पिक सरकार की भूमिका भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी है। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता कब तक, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मोदी युग कब तक, और सवाल यह है कि गुजरात लॉबी की बादशाहत सत्ता से सिस्टम तक कब तक। और इस कब तक के जवाब के बीच यदि रोल बैक की स्थितियां पैदा हो जाए तो उस परिस्थिति को किस चश्मे से देखा जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो गतिविधियां हैं, जो प्रतीक्षा उधर दिखाई दे रही है, उस प्रतीक्षा से कहीं ज्यादा संघ के सिस्टम के अंदर एक अलग तरह की जो प्रतीक्षा दिखाई दे रही है, उस प्रतीक्षा के बीच से क्या इस देश के अंदर बदलाव की आहट अब सत्ता से लेकर सिस्टम तक सबको सुनाई देने लगा है। जहां एक तरफ अंबानी की मुलाकात, जी हां, मुकेश अंबानी की डोनाल्ड ट्रंप से 12 तारीख को होने वाली मुलाकात टल गई बताई जाती है। प्रधानमंत्री का संयुक्त राष्ट्र महासभा का दौरा टाल दिया गया है। प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं, उनकी जगह विदेश मंत्री जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री 17 सितंबर को 75 साल पूरे करने के बाद अगले कौन कौन से कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, इसकी कोई औपचारिक सूचना नहीं है। तो इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के अंतर्विरोध यदि खुलकर सामने आने लगे तो क्या कहा जाए। दरअसल आज 3 इंटरव्यू की चर्चा मैं करने वाला हूं, और उस 3 इंटरव्यू की क्रोनोलॉजी को समझने के पहले बीजेपी में क्या चल रहा है उसकी एक बानगी भाजपा सांसदों की कार्यशाला में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लंबे अरसे के बाद लाल कृष्ण आडवाणी के पोस्टर लगे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को याद किया गया है और उस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि पहले देश, फिर पार्टी और फिर स्वयं की बात की जा रही है। लेकिन यहां तो एक अकेला सब पर भारी, संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते रहे हैं, संसद के अंदर एक अकेला सब पर भारी कहने के बावजूद जनता 400 पार के नारे को तो छोड़ दीजिए, 272 भी तीसरी बार नसीब नहीं होने देती है। तो क्या इस परिस्थिति में गठबंधन, धर्म और जिन्ना की मजार पर जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी ही भारतीय जनता पार्टी के आराध्य बनकर आए हैं? वो लाल कृष्ण आडवाणी जिनका राजनीतिक वानप्रस्थ मोदी शाह की जोड़ी ने तय कर दिया, वो लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने नरेंद्र मोदी को जमीन से उठाकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा दिया, या वो लाल कृष्ण आडवाणी जिन लाल कृष्ण आडवाणी को आज की तारीख में पृथ्वीराज रोड पर सीमित करने की जो तैयारी 2014 में की गई, उस तैयारी से बाहर अब उम्र की इस अवस्था में वो निकलने की
सोच भी नहीं सकते, तो क्या उन लाल कृष्ण आडवाणी को याद करने की नौबत इसलिए आ गई है ताकि जिस प्रकार के इंटरव्यू सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार के अंतर्विरोध सामने आ रहे हैं, बिहार का चुनाव सर पर खड़ा है, एसआईआर के सिस्टम पर जनता सिस्टम और सत्ता दोनों को का मिला जुला स्वरूप एक आंतरिक गठबंधन के तौर पर देख रही है, तो क्या सत्ता और सिस्टम की इस आहट को जनता ने बदलाव की परिस्थितियों से जोड़कर देखना तो शुरू नहीं कर दिया है? और इस बदलाव की परिस्थितियों के बीच भारतीय जनता पार्टी के अंदर बदलाव की कसमसाहट तेज तो नहीं हो रही है? मैं जिस 3 इंटरव्यू की बात कर रहा हूं, उसने भूचाल ला दिया है भाजपा के अंदर। 2 इंटरव्यू भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में मोदी शाह के कैंडिडेट माने जा रहे संजीव बालियान को हराने वाले राजीव प्रताप रूडी का है। और एक मीडिया बाइट है, दरअसल वो मीडिया बाइट अशोक गहलोत की है, जो कांग्रेस के नेता है, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान की सियासत में जो पक रहा है, वो 1995 के वाघेला प्रकरण की तरफ तो लेकर नहीं जा रहा है। हर राज्य में एक असंतुष्ट गुट बीजेपी के अंदर खड़ा हो गया है, हर राज्य में दिखाई दे रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में अगड़ा बनाम पिछड़ा की लाइन इस रूप में खड़ी हो गई है कि लोकसभा चुनाव में उसका साक्षात दर्शन लोगों ने कर लिया। ठीक इसी तरीके से आप राजस्थान की परिस्थितियों को देखिए, तो राजस्थान में एक अलग तरह की परिस्थिति है, जहां वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद डिजर्व करती हैं, उन्हें नहीं बनाया गया, इस बात की तस्दीक सार्वजनिक रूप से अशोक गहलोत कर रहे हैं। तो क्या राजस्थान के अंदर एक शंकर सिंह वाघेला प्रकरण की तरह नई सरकार बनाने की कवायद चल रही है? क्या मध्य प्रदेश में मोहन यादव प्रकरण को उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने की प्रक्रिया को स्वीकार नहीं किया जा रहा है? क्या बिहार में सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और नित्यानंद राय की तिकड़ी को भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पा रही है? और क्या महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद की परिस्थितियों में मराठा लॉबी असहज महसूस कर रही है? भारतीय जनता पार्टी सत्ता की बगावत और सत्ता के दरमियान होने वाली गलतियों दोनों का खामियाजा अलग अलग समय पर भुगत चुकी है। कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने का खामियाजा केंद्र में 10 साल के सत्ता के वनवास के रूप में भाजपा ने देखा, जब भाजपा पर पिछड़ा वर्ग विरोधी होने का आरोप मजबूत होता चला गया। बीएस येदियुरप्पा को 2 बार मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना और दोनों बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता कर्नाटक में चली जाना, ये इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि छत्रपों को खत्म करके, छत्रपों को किनारे लगाकर रबर स्टाम्प मुख्यमंत्रियों के सहारे सिस्टम चलाने की कोशिशों को न तो स्टेट स्वीकार करता है, न ही जनता स्वीकार करती है, और न ही भाजपा और संघ का कार्यकर्ता स्वीकार करने की स्थिति में होता है। भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी रही है जब मंडल कमीशन की सिफारिशें संसद में वीपी सिंह ने लागू करने की घोषणा की थी, तो भाजपा की सांसद उमा भारती ने लोकसभा के अंदर जश्न मनाया था और भारतीय जनता पार्टी के होश फाख्ता हो गए थे। उस भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब की परिस्थितियों में जो हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस बन रहे हालात के बीच मोदी शाह की पकड़ ढीली होने की सार्वजनिक अभिव्यक्ति तो नहीं हो रही है। आखिर कहा क्या है राजीव प्रताप रूडी ने? राजीव प्रताप रूडी ने 2 इंटरव्यू में, एक न्यूज लॉन्ड्री को दिया गया इंटरव्यू और एक एबीपी चैनल को दिया गया इंटरव्यू, इन दोनों इंटरव्यू को ध्यान से सुनने के बाद मैंने देखा कि जब जो सारी बातें उन्होंने कही है, उन बातों का लब्बो-लुआब यही निकलता है कि अब गुजरात लॉबी का लोड नहीं लेने वाले सांसदों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अब ईडी से कोई डरने वाला नहीं है। और जब ये हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उस हालात में बिहार के चुनाव के बीच कौन सा मुंह लेकर पार्टी विद द डिफरेंस और अनुशासन की बात कर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी बिहार की जनता के सामने वोट मांगने जाएगी, ये सवाल एक बड़ा सवाल हो गया है। एक एक कर मैं बताता हूं कि कौन सी बातें आखिर रूडी साहब ने कही है। राजीव प्रताप रूडी ने संजीव बालियान प्रकरण का जिक्र किया, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव, और उस चुनाव का जिक्र उन्होंने किया और उस चुनाव के बारे में जो बातें सामने आई कि किस तरह से एक व्यक्ति सत्ता और सिस्टम पर कब्जा करना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद मिसगाइड करने वाले इंफॉर्मेशन देता है, उस तरह की गलत सूचना प्रसारित करता है, और किस तरह से चुनाव को प्रभावित करने के लिए, पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रखता है। ये बात जब राजीव प्रताप रूडी कह रहे थे, तो इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि क्या इशारा निशिकांत दुबे की तरफ है? वो निशिकांत दुबे
जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर वर्षों से हावी कथित दलाल संस्कृति को खत्म करने की बात कही थी। यानी राजीव प्रताप रूडी जिस तरह से अध्यक्ष बने हुए हैं, वहां पर लोगों के वोटों से बने हुए हैं, सांसदों, पूर्व सांसदों और बुद्धिजीवियों, पत्रकारों के वोटों से बने हुए हैं, वो वहां पर दलाल संस्कृति की बात यदि वो कर रहे थे तो सीधे सीधे राजीव प्रताप रूडी को ही तो निशाना साध रहे थे। राजीव प्रताप रूडी ने सीधा सीधा कह दिया, जब निशिकांत दुबे का नाम लिया गया तब कह दिया कि जी हां, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में, सही जगह पहुंचे हैं। यानी निशिकांत दुबे के ऊपर राजीव प्रताप रूडी आरोप लगा रहे थे। राजीव प्रताप रूडी ये कह रहे थे कि बिहार, एक दूसरे इंटरव्यू में, कि 70 सांसद, 70 सीटें बिहार में ऐसी है जहां वो जिस जाति से आते हैं, राजपूत जाति से, वो चुनाव के नतीजों को प्रभावित करते हैं। तो क्या 70 सीटों की बात आखिर की क्यों जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से इसकी सहमति मिली हुई है कि वो 70 सीटों पर राजपूत जाति की बात करें और एक तरफ राजपूतों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाने या बार्गेनिंग पावर बढ़ाने या उसका एहसास कराने की परिस्थितियों में ले जाए, दूसरी तरफ राजपूत की बात करके पिछड़े वर्गों के बीच में एक अलग तरह की परिस्थिति पैदा करे ताकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति पैदा हो जाए? आखिर राजीव प्रताप रूडी किसके ऊपर निशाना साध रहे थे? ये सभी जानते हैं कि राजीव प्रताप रूडी की मोदी शाह से उस तरह नहीं बनती जिस तरह से अटल आडवाणी से बनती है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के राजनीतिक शिष्य बताए जाते हैं राजीव प्रताप रूडी। बाद में जनता दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी में आए तो अटल आडवाणी मुरली मनोहर जोशी के दुलारे हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कम उम्र में ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जब 14 में सत्ता में आए तब राजीव प्रताप रूडी को महत्व नहीं दिया गया। एक आध साल बाद कैबिनेट एक्सपेंशन में, कैबिनेट विस्तार में उन्हें राज्य मंत्री जरूर बनाया गया, लेकिन फिर कुछ ही महीनों के बाद उन्हें मंत्रिमंडल से ड्रॉप कर दिया गया। सोचिए, जहां रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट मंत्री बन रहे हैं, जहां कई ऐसे ऐसे लोग भी मोदी सरकार में मंत्री बन रहे हैं जो सीलिंग फैन का उद्घाटन करते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, वहां राजीव प्रताप रूडी को मंत्री नहीं बनाया गया। कोई भी व्यक्ति सोच सकता है, अच्छी अंग्रेजी बोलने वाला, वकालत करने वाला, पढ़ाने वाला, प्रोफेसर, पायलट, हर तरह की योग्यता से लैस व्यक्ति, कई कई बार का सांसद और विधायक नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट को डिजर्व नहीं करता है। लेकिन डिजर्व कौन करता है? ब्यूरोक्रेट करते हैं, रिटायर्ड या वीआरएस ले चुके ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े मंत्रालय चलाते हैं। तो राजीव प्रताप रूडी जो कह रहे हैं, क्या जनरल वीके सिंह का टिकट कटने, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे उलटने और भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुजरात लॉबी के कंट्रोल से बाहर निकलने की जो कसमसाहट है, उसकी सार्वजनिक अभिव्यक्ति वो कर रहे हैं। यहां तक राजीव प्रताप रूडी ने उस इंटरव्यू में कहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को लोग पहचान नहीं पा रहे। गोवा के मुख्यमंत्री दरअसल प्रमोद सावंत को कोई पहचान नहीं पा रहा था, उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था। ये भाजपा के अंदर की हालत है। इस तरह की बात यदि रूडी कह रहे हैं, उन्हें जिताने के लिए सोनिया गांधी ने भी मदद की तो राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी ने भी की। यह बात सही है, राहुल गांधी वोटर नहीं थे, विपक्ष के लोगों ने भी सहयोग किया, तो भाजपा के अंदर से भी बड़ी संख्या में सांसदों और पूर्व सांसदों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में सहयोग किया। तो भाजपा के सांसदों के लिए दिया जाने वाला, एनडीए के सांसदों के लिए दिया जाने वाला भोज यदि पहले जेपी नड्डा रद्द करते हैं और फिर सोमवार यानी कल होने वाला डिनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां कैंसिल होता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डिनर के लायक माहौल या फिर सब कुछ अनुशासन के एक डंडे से नियंत्रित करने की कोशिशों को किस प्रकार से बीजेपी के अंदर पलीता लग चुका है। और पलीता लगना भी चाहिए, इसलिए लगना चाहिए क्योंकि सांसदों को अनुशासन के नाम पर लोकतांत्रिक परिवेश के अंदर तानाशाही के स्वरूप का दर्शन कराना लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा खतरनाक बात नहीं हो सकती। सांसद का मतलब होता है फ्री वॉइस, सांसद का मतलब होता है कि जनता की आवाज को लेकर, देश की समस्याओं को लेकर पार्टी के संसदीय दल में, पार्टी के फोरम पर, संसद के अंदर दलगत राजनीति से ऊपर जाकर इतर राय रखना। क्या इस लायक सांसदों को छोड़ा गया है? मोदी के दौर के पहले कभी यह देखा नहीं गया कि संसद में प्रधानमंत्री के आने के वक्त मोदी मोदी के नारे सांसद लगाए। ये कोई जनसभा की जगह नहीं थी, लेकिन जनसभा की जगह में संसद को तब्दील करने की कोशिशें यदि की गई तो राजीव प्रताप रूडी जो कह रहे हैं उसमें दम दिखाई देता है।
तो भाजपा के सांसदों के बीच जिस प्रकार से नेतृत्व के प्रति असंतोष बढ़ने की खबरें आ रही है, सार्वजनिक रूप से पार्टी के अंदर की बातें इंटरव्यू में कही जा रही है, तो इस मसले को राजीव प्रताप रूडी बनाम निशिकांत दुबे तक देखना, ये दरअसल इस मामले को बहुत छोटा करके देखना होगा। और छोटा करके देखना इसलिए भी होगा क्योंकि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को आप देखें तो वो भारतीय जनता पार्टी कमोबेश वही भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है जो 2004 में सत्ता में से जाने के बाद या उसके थोड़े दिनों पहले जो वेंकैया नायडू की अध्यक्षता वाली पार्टी थी, जब विकास पुरुष और लौह पुरुष वाली बात पर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना रिएक्शन दिया था, अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि न टायर्ड न रिटायर्ड। तो क्या आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के अंदर सत्ता में बने रहने के लिए वो नैतिक बल बचा है कि वो न टायर्ड न रिटायर्ड जैसे शब्दों का प्रयोग खुद के लिए कर सके? राजधर्म जैसे शब्दों के प्रयोग का नैतिक अधिकार अटल बिहारी वाजपेयी ने आज से 24 साल पहले उनसे छीन लिया था। राजधर्म जैसे शब्द नरेंद्र मोदी जुबान पर भी नहीं ला सकते, अमित शाह जुबान पर भी नहीं ला सकते, लेकिन न टायर्ड न रिटायर्ड जैसे शब्द भी अब जुबान पर लाने लायक मोदी सत्ता के दौर में मोदी सत्ता के शीर्षस्थ लोगों के पास नहीं बचे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजीव प्रताप रूडी जैसे लोगों के पास इंटरव्यू देने की ताकत कहां से आ रही है। संसद के अंदर वो सबका सम्मान करते हैं, ये बात कहने की चीज है, लेकिन राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं और कह रहे हैं तो इशारा किसके ऊपर साध रहे हैं? इस शरद पवार का भी अभिवादन करता हूं तो नरेंद्र मोदी का भी अभिवादन करता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी अभिवादन करता हूं। ये सारी बातें अगर वो कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता में जो कमी दिखाई दे रही है, गुजरात लॉबी के डोमिनेंस में उनके प्रभुत्व में जो कमी दिखाई दे रही है, ये उसी का सबसे बड़ा संकेत है। तो आने वाले वक्त में देखिए कि बिहार चुनाव के ठीक पहले बीजेपी के अंदर मौजूदा नेतृत्व को लेकर जिस प्रकार की धारणा बनी हुई है, वो धारणा यदि जनता के बीच में सामने आ रही है कि अब मोदी शाह का युग अवसान की तरफ है, भाजपा नए युग में प्रवेश कर रही है, आडवाणी की सीख और पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब आडवाणी के सानिध्य में राजनीति करने वाले लोगों की जुबान भी खुलने लगी है। अभी रूडी की जुबान खुली है, वसुंधरा राजे की भी जुबान खुल सकती है, नितिन पटेल की भी जुबान खुल सकती है, येदियुरप्पा की भी जुबान खुल सकती है। तो कहीं ना कहीं संघ के कैडर जो भाजपा में आए, लंबे समय तक दरी बिछाने का काम किया, उनकी जुबान भी खुल सकती है। वरना कौन गुजरात लॉबी के सहारे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और कांग्रेस से और दूसरे दलों से आए हुए लोगों के सहारे सत्ता चलाने और सत्ता चलवाने की परिस्थितियों में भला खुद को आरामदायक स्थिति में पाएगा? स्वाभाविक है कि कोई नहीं पाएगा। पार्टी के अंदर विद्रोह जैसी स्थिति तो बन रही है, लेकिन विद्रोह जैसी स्थिति को झेलने के लिए क्या मोदी शाह की जोड़ी तैयार है? बिहार चुनाव के पहले ये बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी एक विकट परिस्थिति से गुजर रही है और उसको दबाने की कोशिश है। क्या 17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री के 75 साल पूरे होने के बाद तेज हो जाएंगी, या फिर मोदी सत्ता से मुक्ति की चाहत में जिस प्रकार से विपक्ष की को दिखाई दे रहा है कि वक्त करीब आ रहा है, क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कोर्स करेक्शन करती हुई नजर आएगी? देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।